Hope you people are getting lot of knowledge and learning. Dear student friend follower, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. We're going to discuss मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर। ये एक कॉमेडी है और मैंने बताया कि शेक्सपियर ने 4 तरह के यानी 4 टाइप के प्लेज जो हैं वो लिखे हैं: कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री और रोमांसेस। ये जो रोमांसेस और बाज़ बात ये लोग इनको एक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन इसकी वैरायटी तो है। जो इसने लास्ट ईयर में जब ये बिल्कुल फिनिश कर रहा था अपने प्लेस राइटिंग के करियर को, ये उस दौरान इसने लिखे हैं। और इसमें कहते हैं कि वो जो उसके साथी थे जो इसने रखे हुए हैं, कुछ उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, यानी इसके प्योर इसकी राइटिंग के प्ले नहीं है। बाकी ये जो है इसने खुद लिखे हैं। ये कहते हैं कुछ लोग जो थे साथ एक्टर वगैरह उनकी हेल्प लेके लिखे गए। अब इसमें जो लास्ट प्रॉस्पेरो का जब द टेम्पस्ट जो एक रोमांसेस में आता है, वो भी द टेम्पस्ट इसका मैंने पढ़ाया है। अगर आपने इसकी स्टोरी सुननी है तो मैं लिंक जो है वो आपको सेंड कर दूंगा, वो ज़रूर सुनिएगा। द टेम्पस्ट के अंदर प्रॉस्पेरो जब अपने भाई को माफ़ करता है, एंटोनियो को, जब वो उसके सल्तनत मिलान के ऊपर यानी कब्ज़ा कर लेता है, और उसके बाद जो अलोंसो जो होता है, जो उसका दूसरा किंग होता है, उसका फ्रेंड होता है एंटोनियो का, अलोंसो, इन सबको माफ़ कर देता है और उसके बेटे फर्डिनेंड से अपने बेटी की शादी कर देता है। तो लास्ट में सबको माफ़ करने के बाद एक स्पीच करता है। वो कहता है कि वो इन चीज़ों को छोड़ देगा, ब्लैक मैजिक को, हमेशा अपनी काम पे तवज्जो देगा और ये सब उनको खैर बात कहता है। तो वो स्पीच ऐसे लगता है कि शेक्सपियर की अपनी स्पीच है जो इसने रोमांसेस के अंदर डाली है। एनी हो, कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको देख लीजिएगा। अब कॉमेडी के अंदर जो फीमेल जो हैं वो क्या करती हैं, डोमिनेट करती है। मैंने अभी आपको बताया पोर्शिया का करैक्टर जो है बड़ा, अगर आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा इसको लाइक करेंगे। अब एक यहूदी रहता है वेनिस के अंदर, नाम है शाइलॉक और दूसरा है बिसेनो जो है ये क्रिश्चियन है और ये जू है। ये लोगों को फ्री जो है बगैर सूद के कर्जा देता है और ये जो है सूद लेता है, हैवी सूद लेता है। पोर्शिया जो है, अब ये एक एडवोकेट का यहाँ पे एक यानी एडवोकेट का रोल जो अदा करती है। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इस यहूदी को शिकस्त देती है। ये यहूदी ने इसे ज़रूरत पड़ गई पैसों की, ये लोगों को दे देता अक्सर। अब इसे पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो इसने ले लिया इससे कर्जा। अब जैसे इसने इससे कर्जा ले लिया, अब इसने उसके साथ प्रॉमिस किया, शाइलॉक प्रॉमिस करता है कि वो उसके जिस्म से 1 पाउंड जो है वो बॉडी से निकाल ले, और ये उसका पैक्ट है, अगर ये पैक्ट कर ले उसके साथ वो उसको देता है कर्जा। अब वो कहता है कि पैसों की यार मुझे अशद ज़रूरत है, मैं तुम्हें टाइम पे दे दूंगा, मेरे जहाज़ आ रहे हैं और मैं भी खुद एक ट्रेड मैन हूँ और मेरी बहुत बड़ी तजारत है मेरी। अब होता यूँ है कि जो उसके जहाज़ आने होते हैं वो टाइम पे नहीं आते, यानी लॉस हो जाता है। बिसेनो जो है उसको बेचारे ने जो उसके साथ पैक्ट किया उसके मुताबिक शाइलॉक ने अब उसके जिस्म से 1 पाउंड जो है वो निकालना है। पोर्शिया को जब ये सारे मामला का पता चलता है तो पोर्शिया जो है इसके अंदर इंटरफेयर करती है। पोर्शिया उस ड्यूक की अदालत में पहुंच जाती है जहां शाइलॉक मुतालबा कर रहा है कि उससे अपनी बॉडी का एक यानी पाउंड एक गोश्त जो है वो देगा। अब उसने उसको निकालना है गोश्त, हो सकता है उसका दिल ही निकाल ले। अब उसने कहा कि हाँ तुम्हारा क्या उसके साथ मुतालबा, कहता जी 1 पाउंड, कहते और कितना, यानी उनका स्पेसिफिक एक मामलात हुआ था कि इतना खून ही बहे। कहती कि तुमने 1 तो पाउंड निकालना है गोश्त, और उसमें तुमने ये कहा हुआ है कि इतने खून से ज़्यादा खून नहीं बहना चाहिए। अगर इसी मिकदार में तुम खून बहा सकते हो, यानी निकालते हुए, यानी इससे ज़्यादा खून बहेगा तो तुम इसके फिर खुद इसके ज़िम्मेदार हो। एक तो उसने इस तरफ उसको फंसा लिया। एक उसने बताया कि एक इंटेंशन रखना कि एक जू जो है एक क्रिश्चियन रियासत के अंदर अगर वो इंटेंशन रखता है दूसरे को किल करने की, तो फिर भी ये भी इससे तुम्हारी सारी जो जायदाद है वो हड़प कर ली जाएगी, गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले लेगी। इस तरह वो बहुत सारे मामला में उसे फंसा लेती है। तो इस तरह उस जो जू को अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ वो उसको डिफीट करती है। तो इसमें क्या दिखाई गई है, औरत दिखाई गई है और मोस्टली कॉमेडी के अंदर वो डोमिनेट करती है। जैसे करैक्टर ऑफ वॉयला है, अगर आप 12th नाइट के अंदर देखें तो करैक्टर ऑफ वॉयला जो है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल करैक्टर दिखाया गया है।
तो जितनी भी अब मरिंडा जो है रोमांसेस के अंदर भी देखें तो मरिंडा करैक्टर दिखाया गया, तो इस तरह के करैक्टर्स जो हैं वो सारे करैक्टर फीमेल के बड़े डोमिनेट करते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे। अब ट्रेजिडीज़ के अंदर अगर हम देखें, जो शेक्सपियर ने ट्रेजिडी लिखी हैं उसके अंदर मेल जो है वो डोमिनेट करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेल जो है वो किस में डोमिनेट करता है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, तो आपने बताना ट्रेजिडी के अंदर। कॉमेडी में फीमेल जो है वो डोमिनेट करती है। हिस्टोरिकल प्ले जो है शेक्सपियर ने ज़्यादा इंग्लैंड की हिस्ट्री लिखी है। किसकी? इंग्लैंड की हिस्ट्री। और इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में उसने बताया है रिचर्ड थर्ड सेकंड और इसके बाद हेनरी फोर्थ फाइव्थ सिक्स और इस तरह से सेवंथ एट्थ जितने भी वो उसके यानी हिस्टोरिकल इंग्लैंड के किंग्स हैं उनको डिस्कस किया है। इवन के इसने किंग जॉन जो है उसको भी डिस्कस किया है। और इस तरह मैग्ना कार्टा और जो 10th सेंचुरी में पैक्ट हुआ था ह्यूमन राइट्स का, वो भी इसने डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें शेक्सपियर का एक अपना नाम है, क्योंकि उसने कॉमेडी भी लिखी, ट्रेजेडी भी लिखी, हिस्ट्री भी लिखी, रोमांसेस भी लिखी। बट बिफोर शेक्सपियर वी सी दैट देयर इज ओनली वन स्ट्रेटा दैट डोमिनेट्स, like there were three main strata, like the first one was the kings, and then the church, and after all there is a lower strata, they are just working class. तो वो एक सोसाइटी बटी हुई सोसाइटी थी। लेकिन आप देखें एक डिवर्सिफाइड नॉलेज जो है उसको बताया जा रहा है, कॉमेडी को डिस्कस किया जा रहा है, ट्रेजेडी को, हिस्ट्री को, रोमांसेस को। इवन के हम शेक्सपियर से पहले देखते हैं या तो प्योर ट्रेजेडी लिखी जाती और या क्या कॉमेडी लिखी जाती, ये चल रहा था पहले। इवन के फिल्म सिडनी को अगर आप गौर से पढ़ें तो फिल्म सिडनी भी कहता है कि आज के जो राइटर हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, या ना उनसे कॉमेडी लिखी जा रही है, ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स कर रहे हैं, तो ये एक मिक्स सी चीज़ बन जाती है। और इसके अंदर मज़ीद उसने कहा कि एक जैसे हार्लट जो होती है, प्रोस्टिट्यूट अपने जिस्म को बड़ा सजा के रखती है, जो ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच और मेटाफोर और सिमिलीज वगैरह ऐसे यूज़ करता है, तो वो ऐसे ही है जैसे हार्लट ने अपने मुंह के ऊपर सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है किसी जिस्म बेचने वाली ने। तो इस तरह फिलिप सिडनी ने यानी डिवर्स काइंड जो राइटिंग है, जैसे कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, और ये मिक्सचर जो इसका काम है, इसको लाइक नहीं किया फिलिप सिडनी ने, ये बात याद रखिए। लेकिन शेक्सपियर जो है चूँकि ये जानता था ह्यूमन नेचर को, और ह्यूमनिज्म चल रहा था, ह्यूमनिज्म की फिलासफी चल रही थी, वो जानता था कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या होता है। इसलिए उसने आपको यागो भी दिखाया, इसलिए आपने उसने क्लोडियस भी दिखाया, पोलोनियस भी दिखाया, गर्टरूड भी दिखाई, आपको उसने लेडी मैकबथ भी दिखाई, आपको उसने डेस्डेमोना भी दिखाई, पोर्शिया भी दिखाई, आपको ओफिलिया भी दिखाई, आपको उसने वेरियस करैक्टर दिखाई, मरिंडा भी दिखाई, प्रोस्पेरो भी दिखाया, उसकी लास्ट स्पीच भी बताई, एंटनी और क्लेपट्रा जो है ये भी इसने आपको दिखाई, यानी इवन इजिप्ट के जो लोग हैं उनके ऊपर भी लिखा। तो इसलिए शेक्सपियर जो है वो एक वेरियस वैरायटी देता है आपको, और उसमें ये मेन उसकी जो वैरायटीज़ थी ये थी कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री और रोमांस, और सेटिंग भी वो डिफरेंट लेता है हर जगह। शेक्सपियर की एक सोनेट है, मुझे खुद बड़ी पसंद है। शल आई कंपेयर दी टू द समर डे, अपनी बिलवड को कहता है कि क्या मैं तुम्हें किससे कंपेयर करूं, समर डे से कंपेयर करूं। अब समर डे जो है अपने पाकिस्तान और इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो ये क्या है, इसमें ये तो कोई अच्छा मौसम नहीं है। लेकिन इंग्लैंड जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे वो धूप को तरसते रहते हैं, अब जैसे इंग्लैंड में देखे तो वो बेचारे कोट पहन के हर वक्त वहाँ तो सूरज को तरसते रहते हैं, वो सूरज ही नहीं निकलता, ठंडा इलाका है वो, इस तरह के इलाके में तो 4 दिन नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे मुझे ज़रा वी आर वेरी हार्ड पीपल। इंग्लिश जो है वो वैसे भी सॉफ्ट लोगों की लैंग्वेज है, वो इस तरह के मौसमों में वैसे ही नहीं रह सकते। अब जर्मनी के लोग आ गए जब सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने अपनी आर्मी को भेज दिया उसके साथ लड़ने के लिए, यानी रशिया के साथ। अब रशियन इलाका जो है बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे सर्दी होती है, वो तो वहाँ के लोग हैं, इनहेबिटेंट हैं, वो तो वहाँ पे डट गए, लेकिन इनको मारते हुए वो कहाँ जर्मनी तक ले गए थे। तो इस मतलब आपका इलाका है। अब अमेरिकन जो है वो वहाँ से चले और वो अफ़गानिस्तान में लड़ने आ गए तालिबान के साथ। अब देखें कि अब उनका मुकाबला कर सकते हैं ये। इन्होंने 10 जो है यूनिफॉर्म, इतना कोई मन के हिसाब से तो उन्होंने यूनिफॉर्म का वजन उठाया हुआ है, उन्होंने पगड़ियाँ बांधनी और लड़ाई के लिए आ जाना। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस।
आपका जो इलाका है आप उसको जानते हैं, आपका जो एरिया है आप उसको जानते हैं, आप उसके मौसमों से, एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से हम क्या होते हैं, यूज टू होते हैं। अब हम जिस हालात में रह रहे हैं इसमें तो वो एक दिन नहीं निकाल सकते इंग्लिश पीपल। अब यहाँ पे यही बात हो रही, कहता है शल आई कंपेयर। अब मैं आपको ये बताऊँ कि शल आई कंपेयर दी टू द समर डे, इसके अंदर वो उसने कौन सी क्या उसने रिदम रखा है, आइएम्बिक पेंटामीटर एक तो उसने यूज़ किया, और जो उसकी राइमिंग स्कीम है, जैसे ये डे है, जो सेम साउंड आ रही होती है उसको हम उसकी राइम्ड लाइन कहते हैं। डे, मे, और ये क्या चल रहा है, ए बी, और फिर क्या है, ए बी, 4 लाइन ये होगी। फिर देखें ए, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ राइमिंग स्कीम, डिम्ड, और फिर बी, फिर ए, और ये देखें अनट्रिम्ड, फिर बी। देखें कैसे उसने राइमिंग स्कीम बनाई है, यानी ए बी, फिर यहाँ तक ए बी, फिर आगे देखें ए, यानी ये फेड, और तो विस्ट, तो इसके अंदर क्या, ये फेड और शेड, फिर ए आ गया, ये बी, और ये हमने 4 लाइन मैंने आपको बताया था ना, क्वार्टरन का मतलब क्या था, 4 लाइन में वो लिखता है, ये 4 लाइन, ये 4 लाइन, ये 4 लाइन, और ये 2 लाइन का कॉपलेट, और कॉपलेट भी राइम्ड, ये देखिए राइम्ड है। क्यों शुमाइला और आयशा देखें, ये उसने राइम्ड बनाया है, और इसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट, यानी 2 लाइन तब हीरोइक कॉपलेट बनेगी जब वो दोनों राइम्ड होंगी। उसने दोनों राइम्ड की हैं, ये सी और दी जो है दोनों राइम्ड है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, और देन उसके बाद ये दोनों उसने राइम्ड की है, सी ये दोनों एक ही हैं, तो इस तरह उसने उसको राइम्ड किया है। तो पहले देखें इसको आइएम्बिक पेंटामीटर इसका देखते हैं कि कैसे उसने बनाया। शल ये अनस्ट्रेस, ठीक है, आई ये इसके ऊपर स्ट्रेस है, शल आई कम, अन है, फिर स्ट्रेस है, शल आई कंपेयर, दी अनस्ट्रेस है, और टू फिर स्ट्रेस है, समर या अनस्ट्रेस है, सम ये स्ट्रेस है, मर जो है अनस्ट्रेस है, और डा जो है फिर स्ट्रेस है, डे इसके अंदर भी एक ही साउंड है। और जब आप किसी सिलेबल को चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी साउंड है, तो वो उसके अंदर देखें वावल कितनी वावल साउंड आ रही है, तो डे के अंदर एक ही वावल साउंड आ रही है। तो ये एक ये बन गया फीट, एक ये बन गया 2, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, कितने बन गए, ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसको कहेंगे पेंटा। 5 का मतलब क्या होता है, पेंटा। तो इस तरह शेक्सपियर ने पोइट्री की है, इसको कहते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर। तो ये शेक्सपियर ने अपनी बिलवड को एडमायर किया। शैल आई कंपेयर दी टू द समर डे, thou art more lovely and temperate, rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a day, sometime too hot the eyes of the heaven shines, and often in his gold complexion dim, and every fair from fair sometime decline। जितना भी कोई खूबसूरत हो डिक्लाइन होता है। बाई चांस आर द नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, यानी इंसान या तो बाई चांस बीमार हो गया, तो या फिर नेचर के कोर्स से आप जितना बच लें, कितनी भी कोई ब्यूटी हो, वो कहता है आखिर वो डिके होती है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, नॉर लूज द possessions of that fair thou owest, nor shall that bridge you wanderest in his shades, when in eternal lines to the time thou growest, so long as men can breathe and I can see, so long lives this and this gives life to thee। वो कहता है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी जो मेरी पोइट्री है जिसमें मैं तुम्हें संभालूंगा, इसमें कहता है हमेशा लोग इसको पढ़ते रहेंगे, और ये हमेशा जो है इसमें जब समा जाओगी, तुम्हारी ब्यूटी इसमें समा जाएगी, तो हमेशा कहता है शाइन करती रहेगी। तो वो क्या कहता है कि मेरा फ़न जो है वो क्या इटर्नल हो जाएगा, उस तुम्हारी ब्यूटी को इटर्नल कर देगा।
Oh, how much more doth beauty beauteous seem, by that sweet ornament which truth doth give. The rise look fair, but fairers we deems, and for the sweet odors which doth in it lives. The cankers bloom have full as deep a dyes as perfumes tinctures of the rose. Hang on such thorns and pay the wanton leaf, when summer breath and mask buds disclose. वो कहता है बट फार, अब यहाँ पे वो उसने बात क्या की है, यहाँ पे देखो ये ज़बरदस्त है। ये कोई आई थिंक 54 सोनट है, 154 सोनट है ये आई थिंक। अब ये 2 सोनट है, इसमें ये देखें कि इसमें उसने वो बात की है ब्यूटी ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी वाली। तो ऐसे लगता है कि जैसे जो जॉन कीट्स ने वो लाइंस ली हैं वो यहाँ से ली हैं, शेक्सपियर से वो इन्फ्लुएंस लगता है, देखिएगा। बट फॉर देयर virtue only is their show. They live unwoods and unrespected fate. Die to themselves, sweet rose, do not so. Of the sweet death are sweetest order made, and so of you, beauteous and the lovely youth. When that shall fades, may verse distill your truth. यानी क्या है कि ट्रुथ जो है वो हमेशा रहता है और ब्यूटी जो है ये ख़त्म हो जाती है, फेड हो जाती है, डिके हो जाती है, लेकिन सच्चाई जो है वो हमेशा रहती है। ट्रुथ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रुथ, वही शेक्सपियर। हाँ जी, विलियम शेक्सपियर 1564, 1616 और ये 130 सोनेट है उसकी। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। आपको पता है कि एक लोग एक सीरीज़ में पोइट्री कर रहे थे। मैंने आपको पेट्रार्का बताया, पेट्रार्क कैसे कर रहा था पोइट्री, किसको एड्रेस कर रहा था, लोरा को, ठीक है। वाइट किसको एड्रेस कर रहा था, एन बोलन को, एन को, यानी अपनी अपनी बिलवड बनाई हुई थी ना। अब उसके बाद कौन आ गया, फिलिप सिडनी किसको कर रहा था, उसने भी 100 एस्ट्रोफिल और स्टेला जो लिखी है, एस्ट्रोफिल और स्टेला, वो यानी स्टेला को कर रहा था, यानी कोई उसकी बिलवर थी ये भी। अब हर जो लवर है अपनी बिलवर को बताने के लिए क्या करता, तुम सन जैसी हो, तुम सूरज जैसी हो, तुम चांद जैसी हो, तुम खूबसूरत हो, तुम फ्लावर हो, इस तरह की तारीफ़ें कर रहा था। तो शेक्सपियर कहता है मेरी बिलवर तो ऐसे नहीं है, उनमें तो ये चीज़ें नहीं है कि वो इस तरह की है, लेकिन वो मुझे फिर भी अच्छी लगती है। अब शेक्सपियर ने उनको क्रिटिसाइज किया है, कहता है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, corals is far more and then her lips red, if snow be white, when why then her breasts are done, if hairs be wires, black wires grow on her heads, if I have roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks, and in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress shriek, I love to hear her speak. So यानी उसके अंदर तो ये चीज़ें नहीं है जो आम लोग जो बॉडली लवर बताते रहते हैं, ये उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया उसने। इट्स अ क्रिटिसिज्म। जो एक ही तरह की पोइट्री चल रही थी, लवर की क्या ब्यूटी बताई जाती, ठीक है, उसकी चिक्स और लाव, उसकी गाल और उसकी लिप्स और इनकी तारीफ की जाती है। मतलब मेरी लवर ऐसी भी नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है, लेकिन वो एक नेचुरल फॉर्म में है, मुझे बहुत अच्छी लगती है फिर भी उसका बोलना, उसका बात करना। दैट म्यूजिक हैथ फॉर मोर प्लीजिंग साउंड, आई ग्रैंड आई नेवर सॉ अ गॉडेस गो, माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स ट्रेड ऑन द ग्राउंड, और एंड येट बाय हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर, कि मेरे लवर जैसा कोई है ही नहीं। रेयर का मतलब होता है कि बहुत कम है उस जैसे। अब ये भी उसने किस में लिखी है, आइयम्बिक पेंटामीटर, बात याद रखिएगा। शेक्सपियर ने इसके बाद ड्रामा भी लिखे हैं, हमने अभी तक उसकी पोइट्री थोड़ी सी डिस्कस की है। आइयम्बिक पेंटामीटर में लिखी है ए बी ए बी ए बी ए बी, जो 3 क्वार्टरन बनाता है, 2 उसके बाद क्या बनाता है, हीरोइक कॉपलेट, 2 लाइन का वो ऐड करता है। नो लेट्स टॉक अबाउट हिज ड्रामास। अब ड्रामा में उसने एक लिखा है टैमिंग ऑफ द श्रू। एलिजाबेथन एज में ये था, चूँकि लोग जो है मज़हब की वजह से निकल कर आए थे, तो वो क्या थे, थोड़े से डॉगमेटिक भी थे। किस तरह, वो कहते थे फीमेल जो है ये बड़ी डेंजरस है, फीमेल को टैम करना पड़ता है जानवरों की तरह। फीमेल जो है वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए कि इसको बड़ा मुश्किल है टैम करना। टैम होता है सुधारना, जैसे कि जानवरों को सुधारा जाता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, इसे वॉयलेंट तरीके से, इसे एक बीस्ट की तरह, इसे एक एनिमल की तरह, इसको जैसे भी इसे हमें ठैम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ठैमिंग द श्रू जो है यही मैसेज देता है। इसकी स्टोरी ये है। लव लेबर लॉस्ट जो है, लव लेबर लॉस्ट में 3 दोस्त हैं और वो एक जर्नी पर जाते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी वर्ल्डली लव में किसी से प्यार नहीं करेंगे, यानी वो फीमेल से जो रोमांटिक लव है या जो सेक्सुअल लव है वो उससे बचे रहेंगे और दूर रहेंगे। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉमिस करते हैं तीनों फ्रेंड, लेकिन होता यूँ है कि आस्ता आस्ता पहले एक जो है वो रोमांस में जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा भटक जाता है, वो तीनों भटक जाते हैं। अब यहाँ पे क्या शेक्सपियर ने दिखाया कि इंसान जो है वो एक जो नेचुरल चीज़ है इससे बच नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आपकी ब्यूटी जो है उसने डिके होना है, ज़रा आप मुझे बचा के दिखाएं, नहीं बचेगी। ठीक है, आपकी एज नहीं बच सकती, आपकी थॉट्स जो हैं वो उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट है, उसको मैं सुन रहा था, उसने कहा कि हम जो सोच रहे होते हैं ना ये हमारे अख्तियार में नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 2 मिनट रुक जाएं और अगली सोच मुझे सोच के दिखाएं, यानी हम जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना ये हम खुद कर नहीं रहे, ये हैपनिंग हो रही है। इट इज़ व्हाट हैपनिंग, इट इज़ नॉट व्हाट वी आर डूइंग। डू यू थिंक दैट यू आर डूइंग वट एवर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ बीइंग हैपेंड। और कहता है जो हमारे ऊपर करैक्टर्स आते हैं ना ये भी हम नहीं लाते। ये कभी देखें हम विलन होते हैं, कभी हम अच्छे होते हैं, कभी हम बुरे होते हैं, कभी हम रिफाइंड होते हैं, कभी हम एनिमल जैसे बन जाते हैं। अब देखें, जो लोग किसी बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो लोग किसी का रेप कर रहे हैं, जो लोग किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लस्टफुल हैं, जो बुरे हैं, अच्छे हैं, दिस इज़ नॉट दे आर जस्ट फ्लोइंग विद द नेचुरल ऑर्डर। वो एक उनके साथ ऐसे हो रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि ये लाइफ जो है ये एक टोटली इनडिफरेंट है इंसान के साथ। वो साइकोलॉजिस्ट आजकल कह रहे हैं कि व्हाट एवर हैपनिंग इट इज़ नॉट हैपनिंग ड्यू टू आवर सेल्फ। हम खुद नहीं कर रहे, ये हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम एक नेचुरल ऑर्डर के साथ बह रहे हैं। वी जस्ट फ्लोइंग विद द नेचर, और नेचर जो है वो अपना एक सिस्टम जो है वो चलाती रहेगी। आप रुक जाएं, लेट्स सपोज आपकी डेथ हो जाए, लेकिन क्या वो लोग जहाँ यहाँ से जो मतलब जो फैसलाबाद में अपने कारोबार कर रहे हैं वो रुक जाएंगे? क्या वो लोग जो मुल्तान में अपने कारोबार कर रहे हैं वो रुक जाएंगे? वो आपके बाद भी हैपन होता रहेगा। सो वी आर नथिंग, वी आर जस्ट अ स्मॉल थिंग, अ ट्रिवियल थिंग इन दिस यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स में ट्रिवियल थिंग है और ये होता ही रहेगा। इट इज़ व्हाट हैपनिंग, नॉट वी आर डूइंग। अगर हम, वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर हम कुछ कर सकते तो हमें अगली सोच के दिखाओ अपनी मर्जी से। मैंने कोशिश की, मुझे नहीं आती। यानी हम जो कर रहे होते हैं ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, वो हमसे करवा रहा होता है। सो होप इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सोचिएगा। मैंने तो इसके ऊपर सोचा तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि इंसान अपनी मर्जी से नहीं, इंसान को एक माहौल करवा रहा होता है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल देता हूँ, यहाँ से आप एक गिलास उठाएं, उसको फ्रिज में रख दें, वो क्या हो जाएगा? ठंडा। अब यही गिलास उठाएं, इसको तपती धूप में रख दें, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है? यानी हमसे जो करवा रहा होता है, दैट इज़ व्हाट द एनवायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द सेम थिंग। अच्छा, मिड समर नाइट ड्रीम जो है, मेकिंग फन ऑफ द ट्रांसलेशन, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको पढ़िएगा। इसमें इसमें करैक्टर है, एक पक उसका नाम है। पक जो है वो बाहर निकलता है, ये थोड़ा सा ना रेडिकुलस करैक्टर है। ये बाहर निकलता है तो इसका जो सर है वो गधे का बन जाता है, यानी ऐस का बन जाता है, और बॉडी जो है वो ह्यूमन की रहती है पिछली। तो वो क्वेश्चन करता है ये क्या हुआ मेरे साथ। तो उसको एक करैक्टर जो है वो उसको बताता है कि असल में मसला ये है कि ये तुम ट्रांसलेटेड हो गए हो। यानी वो क्या है कि उसका मुंह जो है वो बंदे वाला ही रहा है, पिछला वो गधा बन गया पूछला इसका। तो वो यहाँ पे शेक्सपियर फन कर रहा है, यानी मजाक उड़ा रहा है उन लोगों का जो ट्रांसलेट करते हैं। कहते हैं जब ट्रांसलेट होती है चीज़ तो वो असल रहती नहीं कि वो क्या है। बात समझ आई कि जब कोई चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देती है। जब वो उसका एक बॉडी जो है वो यानी ऐस बन जाता है आधा और आधा इंसान का, तो वो कहता है कि तुम ट्रांसलेट हो गए हो, यू बिन ट्रांसलेटेड। तो इसमें उसने मजाक उड़ाया ट्रांसलेशन का कि जब इंसान ट्रांसलेशन करता है एक जगह से कि अगला हिस्सा वो ऐस का, यानी बॉडी जो है वो ऐस का बन गया, फेस जो है वो ह्यूमन का।
तो वो कहता है जी तुम ट्रांसलेट हो गए हो। तो रीड इट, यू विल एंजॉय दिस मिड समर नाइट ड्रीम। मर्चेंट ऑफ वीनस मैंने आपको बता दिया कि ये एक मर्चेंट ऑफ वीनस है, और इसकी स्टोरी जो है वो वेनस के सिटी में इसकी सेटिंग है। एक बसैनियो नामी एक शख्स है और बड़ा वो जेनरस इंसान है। दूसरी साइड पे शाइलॉक है जो कि एक क्रिश्चियन है, जो कि एक जू है। ये जू है और ये क्रिश्चियन है, ठीक है। इसको पैसों की ज़रूरत है और इसने इससे पैसे ले लिए हैं, और ये क्या करता है, इसे बदला लेने के लिए कि मेरे रास्ते में आता है, मुझे ये सूद नहीं लेने देता, तो ये क्या करता है, बसैनियों से बदला लेने को कहता है तुम मेरे साथ एक पैक्ट करो कि तुम मुझे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा दोगे तो मैं क्या करूँगा कि मैं तुम्हें दे देता हूँ पैसे। तो वो इस पर एग्री हो जाता है क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। उसके जहाज़ आते नहीं हैं, लेट हो जाते हैं, और ये अब उसको कोर्ट में ले जाता है कि इसने उसके जिस्म का एक हिस्सा लेना, पैक्ट इसने किया है। वहाँ पे पोर्शिया जो है वो वकील बन के आती है और वो इसकी तरफ से लड़ती है और इसको जीत लेती है, इसको खौफजदा कर देती है। तो पोर्शिया की इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो दिखाई गई है, जो जैसे मैंने कहा कि जितने भी कॉमेडीज़ हैं उसमें इंटेलेक्चुअल फीमेल की डोमिनेशन दिखाई गई। होप यू गॉट द मच अडू अबाउट नथिंग, फीमेल डोमिनेट करती है इसमें भी। ट्रेजिडी के अंदर हमें क्या मिलती है, डिस्ट्रक्शन मिलती है, तबाही है, ठीक है, अपसाइड डाउन है, डिस्टर्बेंस है, किलिंग है, सारे कैरेक्टर मर जाते हैं और यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। ये ट्रेजिडी और कॉमेडी में फ़र्क। ट्रेजिडी, अब उसकी थोड़ी सी ट्रेजिडी को डिस्कस कर लेते हैं आज इंशाल्लाह। शेक्सपियर आपको सारा करवा देंगे। शेक्सपियरन ट्रेजिडीज़ के बारे में AC ब्रैडली ने कमेंट किए हैं कि इसकी 4 ट्रेजिडी जो हैं वो बड़ी ग्रेट ट्रेजिडी है। नाम नोट कर लें, अगर पूछ लें कि AC ब्रैडली ने किसको किया है, हैमलेट को, अथेलो को, मैकबथ को, किंग लियर को। उसने इसमें जूलियस सीजर और इस तरह की जो दूसरी ट्रेजिडीज़ हैं उसको बहुत सारे लोगों ने एडमायर किया, लेकिन उसने शामिल नहीं किया। AC ब्रैडली ने एक क्रिटिक था, जब उसने अपनी बुक के अंदर शेक्सपियरन ट्रेजिडी के अंदर, ये उसका क्रिटिक था, क्रिटिसिज्म भी करता रहा, लेकिन उसने कहा मैंने सारी ट्रेजिडी शेक्सपियर की पढ़ी है, मुझे ये अच्छी लगी। और इसके बाद बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इंडोर्स किया इसके पॉइंट कि वाकई ये अच्छी है, ठीक है। वैसे जूलियस सीजर जो है वो भी अच्छी है, मुझे वो भी बड़ी पसंद है, यानी हैमलेट, अथेलो, मैकबथ, किंग लियर, ये सारी। तो इसको नोट कर लें, इसका स्नैपशॉट ले लें। शेक्सपियरन ट्रेजिडी के नाम से AC ब्रैडली ने एक बुक लिखी है। AC ब्रैडली क्रिटिक ने अपनी बुक के अंदर शामिल की हैं ये 4 ट्रेजिडी। तो एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन। एंटनी एंड क्लेपेट्रा, ये इजिप्ट की सेटिंग ली गई है इसमें उसने एंटनी और क्लेपेट्रा जो है उसकी ब्यूटी दिखाई है। वो ब्लैक वुमन है लेकिन उसकी तब भी ब्यूटी दिखाई गई है। यहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे उसने बताया कि वो कोई रेशियल नहीं था। रेशियल कंसेप्ट जो है वो यानी शेक्सपियर के अंदर नहीं था। उसने इसकी क्लेपेट्रा की ब्यूटी दिखाई है। एंटनी इज कैप्टिवेटेड बाय द क्लेपेट्रा एंड क्वीन ऑफ इजिप्ट। गॉसिप्स एंड स्कैंडल लीड्स टू द प्लॉट, मर्डर्स एंड बैटल्स मार्क एट एंटनी। Octavius Caesar and the Lepidus having defeated Julius Caesar's assassins, Philippi now rules the Roman empires as a triumvirate. The news drive Cleopatra into the jealous rage. अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इसकी ब्यूटी दिखाई गई है। एंटनी जो है वो इससे प्यार करता है, इसकी ब्यूटी से मुतासर हो जाता है। तो ये इजिप्ट की सेटिंग दिखाई गई है। इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड फर्दर। हिस्टोरिकल प्ले दिखे हैं जी लास्ट जो हम डिस्कस, इसके बाद हम रोमांसेस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कि हिस्टोरिकल प्ले शेक्सपियर ने कौन से लिखे हैं। एक रिचर्ड 2 लिखा है, रिचर्ड 3 लिखा है, और ये जो दोनों है ये विलनस एक्शन दिखाए गए हैं दोनों, ठीक है। और इधर हिस्टोरिकल प्ले में उसने हेनरी 4th लिखा है, हेनरी 5th लिखा है, हेनरी 6 लिखा है, हेनरी 7th लिखा है, हेनरी 8 लिखा है। ये तो उसकी यानी जो क्वीन थी उसी का फादर था। हेनरी का मैंने बताया था ना, हेनरी 7 के 2 बेटे थे। हेनरी 7 के 2 बच्चे थे, एक था हेनरी 8 और एक कौन थी, मार्गरेट ट्यूडर। हेनरी की आगे जो मतलब बेटी होती है, एक ही बेटी होती है इसकी, एलिजाबेथ, और उधर मार्गरेट ट्यूडर जो है उसको स्कॉटलैंड में उसकी शादी हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो उसका जब मलका एलिजाबेथ की डेथ होती है तो फिर एक ही रिलेटिव उसका बचता है, क्योंकि उसकी तो वो तो वर्जिन क्वीन थी, उसकी तो औलाद ही नहीं है। तो फिर उन्हें जेम लेना पड़ता है, जेम्स 1 फिर उनसे उधर से लेना पड़ता है। तो किंग जॉन जो है
इट्स अबाउट द 10th सेंचुरी। ये 10th सेंचुरी में ये भी एक उसने बुक लिखी है, ये नोट कर लें, बल्कि इसका स्नैपशॉट ले लें, आपके काम आएगा।